भाग दूसरा, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दोस्तों। तो वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहें। चौल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन उपकथन वाले दोस्तों है ये, तो इसका सही विकल्प आपको चुनना है। तो ए कथन का है कि चौल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के केंद्र थे। बी है चौल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो यहां जो ऑप्शन बी सही है कि ए एवं बी दोनों सही, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों। द्रविड़ शैली में निर्मित चोलकालीन मंदिर धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। इन मंदिरों के भीतरी भाग में देवी देवताओं की कांस्य मूर्तियां स्थापित की जाती थी। इसके अलावा इन मंदिरों में कुछ प्रतिमाएं राजाओं एवं भक्तों की भी होती थी। राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राजा को देवता के रूप में प्रसारित करना था। इस प्रकार उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि दिए गए प्रश्नगत कथनों में कथन ए और बी दोनों सही, परंतु ए कथन का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। क्वेश्चन ये था कि दोस्तों चौल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन ए ये है और बी है चौल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवता की, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो यहां ऑप्शन के अंदर हमने व्याख्या के अंतर्गत यह समझा कि द्रविड़ शैली में निर्मित चोलकालीन मंदिर धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के तो केंद्र तो थे। इन मंदिरों के भीतरी भाग व गर्भगृह में देवी देवता की कांस्य मूर्तियां स्थापित की जाती थी, जिनके अलावा मंदिरों की कुछ प्रतिमाएं राजा भक्तों की भी होती थी। राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राजा को देवताओं के रूप में प्रचारित करना था। और इस प्रकार उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट यह था कि प्रश्नगत कथन ए और बी दोनों सही, किंतु कथन ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। नेक्स्ट आपके है यह भी दोस्तों कथन ए के अंतर्गत है कि दिल्ली के सुल्तान के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज और व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। कथन बी है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। व्याख्या देखें इसकी, ये ऑप्शन सी क्या आप देखेंगे कि ए सही और बी गलत है। व्याख्या है कि दिल्ली सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दिए गए कथनों में बी गलत है। नेक्स्ट है आपके रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बना के यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते थे। तो यहां जो ऑप्शन हम देखेंगे कि डी सही है कि सल्तनत काल में तवारीख के लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज और व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। जैसे मिनहाज ए सिराज जो 13वीं शताब्दी का फारसी इतिहासकार था, उसका विचार था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुसार स्त्रियों और पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जबकि काकती वंश की रानी रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिए गए कथन में ए गलत है और बी इसका सही है। तो यहां जो ऑप्शन डी है दोस्तों, इसको सही करेंगे कि ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे
अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल स्वतंत्र शांति के विचार के शासनकाल का सिद्धांत बनाया। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मदांधता पे बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। यहां ऑप्शन आप देखेंगे कि ए है वह, यहां जो ऑप्शन ए सही है दोस्तों कि 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जय स्वीट पादरियों और जरतुष्ट धर्म के अनुयायियों के साथ इबादत खाना में धर्म के मामले में चर्चा की। इस पर विचार विमर्श से अकबर की यह समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षा प्रजा के बीच विभाजन और सामंजस्य पैदा करती थी। ये अनुभव अकबर के सुलह कुल या स्वतंत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया। इस प्रकार उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि कथन ए और बी दोनों सही है। कथन ए का कारण कथन बी है। ऑप्शन यहां नेक्स्ट आप देखेंगे कि दिल्ली के सुल्तान और मुगल के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया और जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। यहां ऑप्शन देखेंगे व्याख्या के अंतर्गत जो इसमें डी ऑप्शन है कि ए गलत और बी सही है। व्याख्या देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से भी विभाजित था। ब्राह्मणों के द्वारा सुझाव दिए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे, जिसमें ऊंच नीच तथा अमीर और गरीबी के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। इस प्रकार उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट दिए गए कथन में ए गलत तथा बी सही है। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर ने मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिख के अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर 1857 में बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले से स्थगित रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। इसमें कथन ए और बी के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो ए ऑप्शन है वह सही है कि ए और बी दोनों सही है और ए ने बी को सुनिश्चित किया है। व्याख्या देखिए इसकी। विद्रोह के समय मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात दिल्ली पहुंची। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियां ने बगावत कर दी। लाल किले के पास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिख के अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। जब बहादुर शाह ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथनों में दोनों कथन सही है। कथन ए ने बी को सुनिश्चित किया। नेक्स्ट है दोस्तों एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा आपके समकक्ष। इस सेशन को दोस्तों आप पूरा देखें, निश्चित आपको इसमें लाभ होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इसी सीरीज चल रही है। आप देखेंगे इसके अंतर्गत इसी प्रकार के क्वेश्चन, ये आपका सीटेट जो हो रहा है जुलाई का, उसके अंदर आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। तो आप अंत तक पूरे क्वेश्चन जरूर देखें दोस्तों। और निवेदन छोटा सा आपके समकक्ष कि आप इस वीडियो को हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें।
बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में शेयर करें। जो तैयारी करने वाला है, जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उससे उसको लाभ मिले। इस निःशुल्क शिक्षा का लाभ आप हर विद्यार्थी तक दोस्तों पहुंचाने का प्रयास करें और एक परोपकार अपने लिए अपने जीवन के अंदर जोड़े। दोस्तों, आप अपने जीवन में जो परोपकार करेंगे वह परोपकार आप अपने ही जीवन में तब प्राप्त करेंगे जब आपको बहुत ही जरूरत होगी किसी मदद की, क्योंकि ईश्वर ने भी हमें हर तरह से सुखी संपन्न आपसे कि आप अपने जीवन में पर्यावरण को सुरक्षित रखें, आसपास एक पेड़ लगाएं, पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। ये ही दोस्तों एक परोपकार है, क्योंकि हम लाइफ में जितना परोपकार करेंगे उतना हमें लाइफ में हमारे जीवन में सरलता आएगी और हमें हर लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लेंगे। तो निवेदन है कि जितना आप परोपकार करें उतना करें और अपने जीवन में हर प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करें। नेक्स्ट है कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विकल्प गलत है कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में की गई। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य की स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, पुनर्विवाह और जाति पाति का विरोध उद्देश्य बाल विवाह, पुनर्विवाह, जाति पाति का विरोध, पुरुषों स्त्रियों के विवाह के लिए आयु बढ़ाना आदि इनके कार्य था। नेक्स्ट है आपके तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा थे? तेलंगाना राज्य पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा थे और तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना और जिसका गठन 2 जून 2014 का हुआ। तो तेलंगाना राज्य पहले भारत के आंध्र प्रदेश के राज्य का हिस्सा था। आप देखिए दोस्तों ये कि तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश राज्य अलग होकर बना और 29वां राज्य बना और जिसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। दोस्तों, आप कमेंट करेंगे कि वर्तमान में कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। दोस्तों, जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको उत्तर कंठस्थ याद होगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक चैनल पेज पे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र की संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन कीजिए। यहाँ जो ऑप्शन दोस्तों है ए सही है। ए के अंतर्गत आप देखेंगे कि तीसरा, पहला और तीसरा, ये पहला और तीसरा सही है कि ये है कि इसे समाचार माध्यम से नागरिकों की सूचना पहुंचानी होती है। संचार माध्यम का सही का चयन है कि संचार माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी होती है। और सी है, तीसरा है कि इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। व्याख्या देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। प्रजातंत्र में संचार माध्यम की भूमिका, संचार माध्यम से नागरिक यह जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इस प्रकार संचार माध्यम जनमत निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। यह सरकार की नीतियों की समालोचना करता है। वह जनता को सरकारी नीतियों अथवा कार्यों के पक्ष और विपक्ष के बारे में हेतु मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में दिए गए कथन पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण को जेंडर
स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। यहां जो ऑप्शन सी है कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, ये उदाहरण जेंडर रूढ़िवादिता का नहीं है। व्याख्या के अंतर्गत आप समझे इसको कि स्पोर्ट्स के जूते विज्ञापन के लिए एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई रूढ़िवादी का चित्रण का उदाहरण नहीं है। किम्बल यंग के अनुसार रूढ़ियुक्त मिथ्या वर्गीकरण करने वाली धारणा होती है जिसके साथ निम्नानुसार कोई प्रबल संवेगात्मक भावना, पसंद या नापसंद की भावना, स्वीकृत या अस्वीकृत की भावना जुड़ी होती है। रूढ़ियुक्त नकारात्मक गुणों पर आधारित होती है और सकारात्मक गुणों पर भी। नेक्स्ट आप देखेंगे, दिए गए लक्षणों में ए बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करें। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। व्याख्या देखें दोस्तों, ये कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है आपके, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल और नहीं झुकी हुई हो तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे कि सी सही है, सी ऑप्शन है वह आप देखें। सी के अंतर्गत ए और सी, तो ए के अंतर्गत आपके था कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को मिल जाती, प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। और सी का था कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। आप आगे देखिए, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए व बी और सी पे विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा के मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से बढ़ती है। शरद ऋतु मानसून के लौटने का मौसम भी इसी समय पवन स्थल भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। शरद ऋतु में मानसून के लौटने का मौसम है और इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून लौटने के का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस मौसम में वर्षा करते हैं और इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में दिए गए तीनों कथन, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट आप है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन का डेल्टा, तो यहाँ ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है, जो बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य के अंतर्गत है, इसके बारे में आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, दिए गए ए व बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। तो यहां आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है वह सही है कि मध्यमंडल। यहां पे दिए गए है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पे अपने जल जाते हैं, कि वायुमंडलीय परत की पहचान करें, वायुमंडलीय परत की पहचान करें। और दूसरा था कि इस परत की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो ये ए मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है और लगभग 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पूर्व प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पे
आने पर जल जाते हैं और इस मंडल की ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच के 100 सेंटीग्रेड हो जाता है और इस मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। नेक्स्ट है आतपन। आतपन का संबंध है तो यहाँ जो ऑप्शन है सूर्य की ऊर्जा के साथ। आतपन का संबंध सूर्य की ऊर्जा के साथ पृथ्वी के पृष्ठ पे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यताप कहते हैं या सूर्य स्थिरांक भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहां जो ऑप्शन डी है वह सही है। सही मिलान इस प्रकार है। ये दोस्तों यहां पे कुछ वन है, वनस्पति है और महाद्वीप है, तो इनका मिलान करना है। अब देखेंगे सही मिलान जो इस प्रकार है कि शंकुधारी वन अर्थात नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, भूमध्य सागरीय वनस्पति, महाद्वीपों पे पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, कठोर और शीतोष्ण सदाबहार वन अर्थात महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्प कथनों पर ध्यान दीजिए और उचित विकल्प का चयन करें। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। नेक्स्ट आपके था कि सहारा की गुफा से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। यहाँ जो ऑप्शन ए है वह सही है, ए व बी दोनों सही है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। आपको जान के कार्य आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफा से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, पेड़, पशु पक्षियां, सामान्य जानवर, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन इसे बहुत गर्म शुष्क प्रदेश में बदल दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिए गए प्रश्नगत कथनों में दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है डॉल्फिन के बारे में ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करें। यहाँ जो ऑप्शन सी है कि ए बी सी तीनों सही है। हम तीनों कथनों को अध्ययन करेंगे कि डॉल्फिन के बारे में ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का अवतरण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, सही है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति जल की शुद्धता का पता चलता है, सही है। इसकी व्याख्या देखें दोस्तों कि डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अपवाह तंत्र जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश शामिल है पाई जाती है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगटोक डॉल्फिन का स्थित है और यह स्तनधारी डॉल्फिन गंगा नदी की शुद्धता को प्रकट करता है क्योंकि यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में जीवित रह सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए प्रश्न का तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे आप बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में किसका मिश्रण है। सी मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस विभिन्न घटकों का मिश्रण है जिसमें प्रमुख घटक 55.75 कार्बन डाइऑक्साइड, 25.50 अल्प मात्रा में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सल्फर डाई मोनोऑक्साइड, अमोनिया आदि। संसाधन के बारे में ए बी पे विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है आपके ए गलत और बी सही है। यहाँ पे संसाधन के बारे में दिया गया है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थों को संसाधन परिवर्तित करते हैं, ये कथन है। तो यहाँ आप व्याख्या के अंतर्गत आप देखेंगे आगे कि मूल्य का अर्थ
मूल्य का अर्थ महत्व होता है, जो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं है। जैसे दांतों का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण और मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इस प्रकार कथन ए गलत और समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ और संसाधनों के रूप में परिवर्तित कर इस प्रकार का कथन बी सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के समूह की सही पहचान कीजिए। यहाँ पे सी ऑप्शन है कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का ईंधन। तो यहाँ देखेंगे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का ईंधन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। आप देखेंगे तो दोस्तों आप कमेंट कर देंगे कि परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उन्हें वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे वर्गीकरण के आधार और संसाधनों के प्रकार हैं। तो यहाँ हम सीधा इसकी व्याख्या के अंतर्गत आप देखेंगे ये कि संसाधनों के वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि ए का है कि विकास के स्तर के आधार पे तो संभाव्य और वास्तविक, उत्पीड़न उद्गम के आधार पे जैव और अजैव, और वितरण के आधार पे सर्वव्यापी व स्थानिक, और समाप्यता भंडार के आधार पे और नवीनीकरण और योग्य नवीनीकरण। नेक्स्ट आप है कथन लगभग 12,000 साल पहले भारत के कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई। तो सही उत्तर आप देखेंगे लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में कई बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इनसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथनों में ए भी विधि सही है, परंतु ए का कारण बी नहीं है। कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया जलवायु में कई बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों वाले घास के मैदान बढ़ने लगे। इससे कारण हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी है जो जानवर खाकर जिंदा रह सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि ए व बी दोनों सही, परंतु ए का कारण भी नहीं है। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? पुरास्थल के संदर्भ में यहाँ देखेंगे दोस्तों कि जो ऑप्शन सी है वह सही है, केवल है। तो हम सी को पढ़ लेते हैं, इसके बाद में उत्तर देखेंगे कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। व्याख्या देखें दोस्तों कि पुरास्थल उस स्थल को कहते हैं जहां प्राचीन औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर और अंदर, कभी समुद्र और नदी के तल में पाए जाते हैं। इस प्रकार पुरास्थलों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, डी, ए व केवल डी। हड़प्पा के नगरों में पुरातात्विक जो चीजें मिली हैं उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं में बनाई गई। तांबे और कांसे से हथियार बनाने, गहने बर्तन बनाए गए। सोने और चांदी के गहने बर्तन बनाए गए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में पुरातत्ववादी को जो चीजें मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसे धातुएं बनाई गई। तांबे और कांसे से जो औजार, हथियार, बर्तन बनाए जाते थे वो सोने, चांदी, गहने बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर से इन मुख्यतः
जानवरों से मिलते थे और हड़प्पा सभ्यता के काले रंग की डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट है कि एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष, इन दोनों में महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो यहाँ जो उत्तर है दोस्तों सी वो है। तो हम ऑप्शन ए को पढ़ेंगे कि हड्डियों की संरचना, हड्डियों की संरचना। व्याख्या देखें आप, एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। एक महापाषाण काल में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों से महिलाओं के कंकाल का अनुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच। चूंकि महिलाएं बच्चों के जन्म देती है, इसलिए उनका श्रेणी मेखला या कुल्हा या पुरुषों से ज्यादा चौड़ा होता था। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले और सामनों के आधार पर इनका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन इसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। इस प्रकार छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहना जा सकता था, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता था। नेक्स्ट है प्रारंभिक काल में पुरुष प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को समझा। प्रारंभिक काल से शुरू होकर आरोही क्रम के अंदर सजाएं। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है ए बी और सी डी, ए बी सी डी के अंदर है कि वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत और ईमान गांव से कृषकों का निवास। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है ए बी और सी डी और डी के अंदर है चरक। तो वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले, ईमान गांव के कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले और चरक लगभग 27000 साल पहले। ये है आपके हाल के कंकाल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टे में निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे सी डी ए और बी दिए गए घटनाओं का अवरोही क्रम इस प्रकार होगा। यहां आप देखेंगे अरी का मेंढू पतन में बसना 2200 से 1900 साल पहले, और संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले, लोहे का प्रयोग की बढ़ोतरी 2500 वर्ष पहले, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले। इस प्रकार दिए गए प्रश्नगत घटनाओं का अवरोही क्रम सी डी और ए और बी है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अध्याय के अंत के अंतर्गत तो यहाँ जो ऑप्शन उत्तर बी के अंतर्गत है, तो बी हम पढ़ लेते हैं, बाद में व्याख्या पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। अब भी व्याख्या देखें। ये प्रोजेक्ट कार्य, तुलना, विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के ये प्रकार। ये प्रश्न विद्यार्थियों की अवधारणा को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार दिए गए प्रश्नगत कथनों में कथन ए व बी सही है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में, तो ए और सी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत सामाजिक परिभाषा और विवरणों के साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा विवरण के साथ लोगों क्षेत्रों में जुड़े विभिन्न ठोसों के उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्र उदाहरणों और वास्तविक जीवन की घटनाओं को सामंजस्य से स्थापित कर पाता है और अपनी चेतना और तर्कों का विकास करता है। नेक्स्ट आप देखें, डॉक्टर अंबेडकर को कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया हो? इस प्रकार के प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो सही उत्तर है आपके परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कोरेगांव जाते हुए, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और भाइयों के प्रति भेदभाव किया है? इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षक छात्रों में परिस्थिति के आधार पर अनुमान लगाने का कौशल पर जोर दे रहा है।
नेक्स्ट है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम होती है। बाजार विषय के अंतर्गत कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि? तो ऑप्शन डी है कि एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। व्याख्या देखें, बाजार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि होगी एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, जिस विधि में दुकानदार छात्रों के समकक्ष अपने अनुभव को साझा करेगा, साथ साथ बच्चों और छात्रों के मन में बाजार में संबंधित उठने वाले प्रश्नों का समाधान भी कर सकता है। नेक्स्ट आपके है कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण और भीतर दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। माहरी चोखा का यह कहना। एक शिक्षक के तौर पे आप इस कविता का विश्लेषण अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? यहां इसकी व्याख्या सीधी देखें कि यह कविता महाराष्ट्र कवित्री सोयराबाई द्वारा लिखित की गई है। इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पे उंगली उठाते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य एक तरीके से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं जो एक शरीर के ज्यादा तथा दूसरे शरीर में कम शुद्ध बना सकती है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लोगों को स्थान और कार्यों, ज्ञान आदि से वंचित रखने या छुआछूत का भाव काम के स्वरूप पैदा नहीं होता है, बल्कि यह हमारे भीतर और हमारे विचारों की और हमारे मूल्य की मान्यता को पैदा है। अतः एक शिक्षक के तौर पर कविता का विश्लेषण अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा करेंगे और मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, क्योंकि जैसे हमारे आंतरिक विचार और तथ्य पर विश्वास होगा वैसा ही हमारा आचरण होगा। नेक्स्ट है आपके सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या वो उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो यहां जो उत्तर है आपके ए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। मानव जाति और अन्य जीवों के निवास के रूप में पृथ्वी की अवधारणा को विकसित करना, वैशेषिक संदर्भों के अंतर्गत अपने क्षेत्र और प्रदेश में अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी को केंद्रित करना, विश्व के अन्य भागों को समकालीन विकास के संदर्भ में विद्यार्थी के भारत के अतीत के अध्ययन के लिए प्रेरित करना, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों की सक्रियता और राष्ट्र की प्रक्रिया को विद्यार्थियों से अवगत कराना। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न से अवधारणा को दर्शा सकता है। तो सी, ए, बी और सी। ए के अंदर है परिक्रमण, दिन रात और मौसमी परिवर्तन। ग्लोब और प्रकाश का स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक एक तो परिक्रमण, दिन रात और मौसमी परिवर्तन को दर्शा सकता है। व्याख्या है कि ग्लोब और प्रकाश का स्रोत इस्तेमाल करके शिक्षक पृथ्वी के परिक्रमण, सूर्य चारों ओर कक्षा में होती है, दिन रात होते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन होते हैं, जैसे अवधारणा को दर्शाता है। नोट, पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण के कारण दिन और रात ऋतुओं के परिवर्तन होता है। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक है विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यवस्तुओं के अध्याय के साथ अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। यहां विकल्प के अंतर्गत देखेंगे आप डी सही है, और डी के अंतर्गत ए, बी और डी। तो ए के है खनिज संसाधन, बी का है उद्योग और डी का है हमारे पृथ्वी के अंदर। आप देखेंगे इतिहास के लोहा बनाने और फैक्ट्री मालिक के विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक के तौर पे भूगोल की पाठ्यपुस्तकों के अध्याय में खनिज संसाधन, उद्योग व हमारे पृथ्वी के अंदर अंतर समझ स्थापित कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी सभी प्रक्रियाओं की संपूर्ण समझ विकसित कर लेगा। नेक्स्ट आपके हैं एक शहर के स्कूल में भूगोल और कक्षा में वनों के प्रकार के विषय का परिचय देने की सर्वोत्तम विधि। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार का विषय देने की प्राची की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। यहाँ पे पूछा है कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार के विषय का परिचय देने की सर्वोत्तम विधि यह होगी कि विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। व्याख्या इस प्रकार कि एक शहर में स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार का विषय परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विभिन्न प्रकार के
वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना और इसकी मदद के लिए छात्र एक ही स्थान पर रहते हुए डॉक्यूमेंट्री की सहायता से वनों की वास्तविक स्वरूप से रूबरू हो सकेंगे। नेक्स्ट आपके है भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल व अधिगमता के विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल और अधिगमता के विकसित हेतु शिक्षक पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है डी, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। भूकंप पर चर्चा के दौरान अधिगमकर्ताओं से व्यवहारिक कौशल विकसित करने हेतु शिक्षक भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां जैसे भूकंप के दौरान रसोई में काउंटर या मेज के नीचे दीवार की अंदरूनी कोने में चले जाएं और आग वाले स्थान, चिमनी, आसपास टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण, तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। अपने दोस्तों व पारिवारिक सदस्यों के बीच पहले से जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना और विश्वास से करें और आदि पर बल देना चाहिए। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 90 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो यहाँ है तवा बांध के अंतर्गत की मछली पकड़ने का अधिकार। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 90 के दशक के अंदर अपने जीवन यापन से जुड़ी मछली पकड़ने के अधिकार के लिए संगठित हुए और 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों का काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्रों के सस्ते श्रमिक को ले आए। गांव के लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तवा मत्स्य संघ नामक संगठन का निर्माण करके 96 में उन्हें पुनः मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच से निकली तवा नदी पे बंधा हुआ है। नेक्स्ट और अगला, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? विविधता का उचित प्रतीक, यहां देखेंगे यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है। व्याख्या के अंतर्गत समझेंगे कि विविधता लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है और व्यवस्था विविधता का उचित प्रतीक है। भारतीय सभ्यता ने हमेशा विविधता का सम्मान दिया, फिर चाहे वो मन की हो, मस्तिष्क की हो, बौद्धिकता की हो। भारतीय संस्कृति ने अलग अलग विचारों व धर्मों को पनपने की पूरी स्वतंत्रता दी है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? भारत के लोकतंत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहां ऑप्शन बी कि 1950 भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, यह ऑप्शन गलत है। बाकी सभी सही है कि भारत सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप में चलाते हैं और भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता पहले मतदान कर सकता है और स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली लोकतंत्र के लिए अपनाया था। यहां आप देखेंगे भारत एक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया जिसमें लोग सीधे ही भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अर्थात भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। स्वतंत्रता से पहले भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा मतदान कर सकता था। अर्थात शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने के लिए देती थी जो पढ़े लिखे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, जिसका मतलब था औरतों, गरीबों और शिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोग वोट देने का अधिकार था। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था और न कि 1950 में। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में दिए गए प्रश्नगत कथन भी गलत है क्योंकि आम चुनाव 1950 में नहीं जबकि 1951-52 में हुआ। नेक्स्ट आपके आएगा क्वेश्चन, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता था? भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता था? यहाँ पे है 5 वर्ष। भारत में ग्राम पंचायत 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता था। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों व क्षेत्रों में बटी हुई होती थी। ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए। यहां देखेंगे कि भारत में ग्राम पंचायत 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड व छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक अधिकार प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार पंचायत क्षेत्र में लोग मिलकर सरपंच चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं।
पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम तो यहां होगा स्टेशन हाउस अफसर एसएचओ। स्टेशन हाउस अफसर एसएचओ। यहां आप देखेंगे सी, पुलिस थाने के प्रभारी पदनाम स्टेशन हाउस अफसर एसएचओ कह जाते हैं। स्थानीय भाषा में थाने प्रभारी या व्यक्ति है, वह पुलिस स्टेशन की गतिविधियों का परीक्षण करता है, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। वह एएसआई से ऊपर लेकिन डीएसपी से नीचे रैंक पर होता है। अदालत में उपस्थित होने का अधिकार केवल एसएचओ को ही होता है। नेक्स्ट है आपके हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए 2005 के संशोधन अधिनियम में क्या मुहैया करवाया? तो यहां ऑप्शन जो आप देखेंगे डी कि महिलाओं का प्रारंभिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने महिलाओं की पारिवारिक संपत्ति के बारे में हिस्सेदारी का अधिकार मुहैया करवाना है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और 2005 में संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहायक कॉर्पोरेशनर में मान्यता दी गई। अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करते हुए कॉर्पोरेशन की पुत्री को जन्म से ही पुत्र के समान कॉर्पोरेशन माना गया। इस संशोधन के तहत पुत्री को पुत्र के समान अधिकार जिम्मेदारियां दी गई। यह कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार नियम लागू करता है, जहां उत्तराधिकारी को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, न कि इच्छा पत्र के माध्यम से या विरासत के अनुसार। विधि आयोग की 174 रिपोर्ट में हिंदू उत्तराधिकारी अधिकार में सुधार की सिफारिश की गई। नेक्स्ट आपके देखेंगे भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो यहां होता है आपके न्यायपालिका। व्याख्या आप देख लेंगे कि ऑप्शन के अंतर्गत कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्ध निर्णायक न्यायालय को माना जाता है और नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। अर्थ विवेचना करता सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान में निहित है और प्रावधानों तथा उसमें निहित उपयोग के दी गई शब्दावली अर्थ निहित विषय अंतिम कथन प्रस्तुत कर सकता है। संविधान की व्याख्या का अभिप्राय संविधान के अर्थ या अनुप्रयोग के संबंधित विवादों को हल करने के प्रयास के रूप में संविधान के विविध प्रावधानों की विवेचना करने से, ताकि प्रावधानों के दायरे को विस्तृत किया जा सके। नेक्स्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के पारित किया गया? तो यहां जो ऑप्शन है ए आदिवासी और दलित। व्याख्या से समझेंगे। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आदिवासी एवं दलित समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया। SC/ST अत्याचार अधिनियम 89 के संसद ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद 30 जनवरी 1990 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू किया गया। प्रावधान, यदि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी भी तरह से SC/ST के वर्ग संबंध में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है तो उसके विरुद्ध यह कानून कार्य करता है। जिसके अलावा यह कानून पीड़ितों को विशेष सुरक्षा देता है। कानून के तहत पीड़ित को अलग अलग अपराध से पीड़ित होने पर 75,000 वर्ष से लेकर 3,50,000 तक की सहायता दी जाती है। और साथ ही ऐसे मामलों में इस कानून के तहत विशेषकर न्यायालय बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा इस कानून के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में पीड़ितों को राहत राशि और अलग से मेडिकल जांच की सुविधा भी दी जाती है। नेक्स्ट आप देख लेंगे, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकारें हो उसे कहा जा सकता है बी संघवाद। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकारें हो उसे संघवाद कहा जा सकता है। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकारें और दूसरी केंद्रीय स्तर की सरकारें एक साथ एक ही देश में अपने अभिभावकों के अनुरूप शासन करती है। सरकारों की ऐसी व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। संघवाद की प्रमुख विशेषता, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है।
और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान को स्पष्ट रूप से वर्णित करती है। इसीलिए संविधान सरकार की हर स्तर के अस्तित्व को प्राधिकार की गारंटी की सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर के सरकार को अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारें सहमति से हो सकता है। अलग अलग स्तर पर सरकार एक ही निर्णय और नागरिकों के समूह शासन करती है। कानून बनाने वाले, कर वसूलने वाले प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर पर सरकार अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नीति और सामाजिक न्यायालय को प्रोत्साहित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्यायालय को प्रोत्साहित करती है? सरकार नौकरियों को सूचीगत व दलित जाति उम्मीदवारों को आरक्षण देना। सरकारी नौकरियां सूचित दलित उम्मीदवारों को आरक्षण देना, यह सामाजिक न्याय नीति को प्रोत्साहित करती है। यहाँ ऑप्शन ए सही है। व्याख्या से समझेंगे। सरकारी नौकरियों में सूचीबद्ध दलित जातियों के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहताना कानून पारित करना, नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना। सामाजिक न्याय का अर्थ समाज में उत्पन्न विकास के सभी अवसर जैसे सेवाओं, वस्तु का न्यायोचित तरीके से वितरण। व्यक्ति को सामाजिक न्याय तभी मिलता है जब समाज में उत्पन्न सभी अवसर विवरण उचित न्यायपूर्ण हो। समाज का वह तबका जिसके साथ हमेशा न्याय होता हो और समाज की यह जिम्मेदारी उसे सामाजिक न्याय के दायरे में लाया जा सकता है। संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण का प्रावधान न्यूनतम मेहताना कानून पारित करना और सामाजिक न्याय का एक उदाहरण है। नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। यहाँ भी यह कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नई दिल्ली की वास्तुशैली की चर्चा एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नई दिल्ली वास्तुशैली की चर्चा एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे कि यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। यह ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आपके है, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान से भी प्रासंगिक हो। तो यहां ऑप्शन के अंतर्गत आप देखेंगे, इतिहास शिक्षण का उद्देश्य उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है। इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्य छात्रों को इस प्रकार के शिक्षित करना जो प्रजातांत्रिक समाज में अपना स्थान प्राप्त कर सके। छात्रों में सहिष्णुता, सहयोग, समझ, त्याग, मानवता के लिए सहानुभूति की भावना विकसित हो। छात्रों को उनके पर्यावरण में उनके कुशलता क्षमताओं के अनुसार उनके जीवन को समृद्ध विकसित बना सके। छात्रों में रचनात्मक तर्क शक्ति, आलोचनात्मक निर्णय शक्ति का विकास हो और छात्रों में भविष्य के सामाजिक संदर्भ के संबंध में मानव उनकी समस्या को भलीभांति अनुमान लगाने की रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास हो सके। नेक्स्ट है, सामाजिक समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने में क्या उद्देश्य होना चाहिए। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो यहां उत्तर है डी कि विद्यालय परिसर के अधिगम। डी के अंतर्गत है ए, बी और डी सही है। तो पहला है कि देश में जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि बढ़ा देना। देखो, सामाजिक और समसामयिक मुद्दों के अंतर्गत कक्षा में उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश में जो मुद्दे होते हैं उनके प्रति रुचि का बढ़ावा देना। दूसरा है बी के अंतर्गत कि विश्लेषण, आलोचनात्मक मूल्यांकन और कौशल विकसित करना। और डी है विद्यालय परिसर में अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने का अधिगमकर्ता की मदद करता है। तो यहां इसकी व्याख्या से समझेंगे, समसामयिक मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का उद्देश्य है कि अधिगमकर्ता में देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण, आलोचनात्मक मूल्यांकन को कौशल विकसित करना, विद्यालय परिसर में अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ताओं की मदद करना। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पे चर्चा करते
समय उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ जो ऑप्शन सी है कि ए बी सी सही है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। बी है सभी का सम्मान करना और अधिगमकर्ताओं की संवेदनशील बनाना। और सी है आपके संविधान में परिस्थिति परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। तो यहाँ ऑप्शन आप देख लेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पे चर्चा का उद्देश्य संविधान की परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ की जाने वाली चर्चा मानव गरिमा से जुड़े हो, मुद्दों पर संबंधित हो, जिसके अलावा चर्चा का उद्देश्य हो अधिगमकर्ताओं को सभी का सम्मान करते हुए संवेदनशील बनाना चाहिए। नेक्स्ट है आपके कक्षा में समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए। तो यहाँ जो ऑप्शन है सी, तो यहाँ जो हम ऑप्शन को देखेंगे और व्याख्या भी साथ में पढ़ेंगे कि ये जो ऑप्शन आप देखें कि संस्कृतियों विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा में शामिल करें। जो भी संस्कृतियां हैं उनको उदाहरणों के माध्यम से कक्षा में शामिल करें। और दूसरा इसका ऑप्शन हम देखेंगे कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना है। अब इसकी व्याख्या कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को चाहिए कि वह विभिन्न संस्कृतियों और जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करे, साथ ही विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए प्रेरित करे। सामाजिक विज्ञान में आंकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आंकलन पर बल देना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान में आंकलन को अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने और अधिगम की क्षमता को मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आंकलन का उद्देश्य क्या है? एक निश्चित काल अवधि में बालक के अधिगम को उसमें आने वाले परिवर्तन का पता लगाना, व्यक्तिगत आवश्यकता और अपेक्षाओं की पहचान करना, बालकों को यह समझने और सहायता करना कि यह क्या जानता है जानती है, यह क्या कर सकता है कर सकती है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य के प्रति प्राप्ति स्तर की जांच कराना और अभिभावक को बालकों की विषय में प्रगति की सूचना देना। नेक्स्ट आपके आगे जाएगा, अरे यार तू ना गा मार काम बगड़ी जाए मार देख आटलो सु बाकी तो का उदाहरण क्या है? नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि द्वितीयक उदाहरणों का उदाहरण आप देखेंगे। सीए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। यहाँ जो ऑप्शन सी है कि सीए द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री मॉडर्न ऑफ इंडिया, व्याख्या इसकी देखें द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत कि सीए बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। जो आंकड़े किसी प्रकाशित अप्रकाशित साधनों या स्रोतों जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रशासन, समाचार पत्र, गैर सरकारी प्रलेखों द्वारा एकत्र किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक स्रोत कहते हैं। भारतीय योजना आयोग और भारत का जनगणना विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कृषि विभाग प्रतिवर्ष अनेक प्रकार के आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आकांक्षाओं आत्मकथाओं में किसका संदर्भित कर सकते हैं? डी रामसुंदरी देवी कृत अमर जीवन। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं से रामसुंदरी देवी कृत अमर जीवन से संदर्भित कर सकते हैं। रामसुंदरी देवी 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में रामसुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। रुकैया सखावत 1880 और 32 के अंदर एक धनी परिवार से संबंध थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। 1905 में जब वे 25 वर्ष की थी तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्हें एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक सुल्ताना स्वप्न था। ताराबाई शिंदे नारीवादी कार्यकर्ता थी। इन्होंने 19वीं सदी के भारत में पितृसत्ता जाति का विरोध किया। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध हिंदी स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया जो स्त्री पुरुष की सार्थक तौर पे तुलना करती है। सनातन कृत मणि मेखलाई महाकाव्य है। नेक्स्ट है भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों के जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में विकास करना चाहिए? भूगोल के मुद्दों के लिए यहाँ जो ऑप्शन बी ए बी डी सही है। तो यहाँ पे है कि संसाधन और संरक्षण, बी विकास और विस्थापन और डी और मानव के विकास। तो यहाँ ऑप्शन के अंतर्गत व्याख्या समझेंगे कि भूगोल के शिक्षण को संसाधन
संरक्षण, विकास का विस्थापन और मानव विकास से जुड़े संदर्भ और परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ता को प्रेरित करती है। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ता को प्रेरित करती है। तो बी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को भागीदारी बनाना। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ता को चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भाग देने के लिए प्रेरित करती है। अधिगमकर्ताओं द्वारा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भाग लेने और उनके अंदर आत्मविश्वास का विकास होने के साथ साथ उनके अंदर तर्क करना, सोचने समझने के साथ नई धारणा का विकास होता है। ये दोस्तों आपके पूरे 90 क्वेश्चन पूरे हुए शानदार अच्छे सेशन के साथ में। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन अब आप करना चाहूंगा आपसे कि आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। ये दोस्तों हमने अब तक के 4 से 5 पेपर कर लिए और इस प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो एसएसटी के कंप्लीट टॉपिक्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरे करवा दिए हैं जो आपको बहुत लाभदायक होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं सभी के लिंक भी दे दूंगा जिससे आपको आगे के जो पेपर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख पाएं और अपना मूल्यांकन स्वयं कर पाएं दोस्तों। तो अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे हैं तो हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो वहां लाइक करें और अच्छे से हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए कमेंट कर ले दोस्तों। इंस्टाग्राम पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें, हमारे उत्साह और मोटिवेशन के लिए अच्छे से कमेंट करें दोस्तों। बैक टू बैक आपकी तैयारी के लिए दिन रात इसी तरह के पेपर हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉपिक वाइज आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों छोटा सा निवेदन है, हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें दोस्तों और इस वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स में शेयर करें, एक परोपकार करें जिससे आपको अपनी सफलता निश्चित प्राप्त हो सके दोस्तों। और इस वीडियो को आपने इतना देखा, सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, फेसबुक पेज को फॉलो किया हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को, इसके लिए आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।